डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को समझेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज 7.9 का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम को बेस करके हम लोग एक डेफिनेशन को भी समझेंगे। ये डेफिनेशन क्या है ना, एरिया फंक्शन, इसको हम लोग समझ रहे हैं और इसी को बेस करते हुए हमारा है कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। इसमें दो थ्योरम हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आएंगे एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट वैल्यू ए टू बी इसका टू क्या होता है ना। इसका टू हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि ये इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ये कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए। और क्या है ना, ऑर्डिनेट्स जो कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये दोनों के बीच का होना चाहिए। और x एक्सिस, इससे जो बाउंडेड हमारा रीजन होगा उस बाउंडेड रीजन का एरिया होता है ये चीज। x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और fx कर्व जो कि कंटिन्यूअस होता है। और fx को पॉजिटिव भी मानते हैं हम लोग। यहाँ फिगर में fx को पॉजिटिव लेते हुए हम लोग समझ रहे हैं। ओके, ये fx पॉजिटिव माने x एक्सिस के ऊपर हमारा ये मान के चलते हैं। x इक्वल टू a लाइन यानी पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू b लाइन पैरेलल टू y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट्स बोला जाएगा। और x एक्सिस, इससे जो हमारा एरिया होगा ये टोटल एरिया को हम लोग बोलते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये चीज होता है कि ये टोटल एरिया को हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसी को अगर हम लोग a टू x लेते हैं एफ एक्स डी एक्स तो क्या होगा ना। x यहाँ पर हम लोग कोई वेरिएबल x इक्वल टू a और b के बीच का वैल्यू लेते हैं, है ना। here x belongs to the closed interval of ab, यानी x का वैल्यू वेरी कर रहा है। x का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है a और b के बीच, x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b, और इसी के बीच हम लोग कोई भी वेरिएबल वैल्यू x ले लेते हैं। तो ये x और ये मेरा कर्व है। ओके, तो ये जो एरिया है ये a और x से जो एरिया होगा ये एरिया कहलाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और x का वैल्यू लिमिट वैल्यू a टू x ये होगा। तो ये हमारा जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कंटिन्यूअस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। एक ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू x जो कि बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a और b एंड x एक्सिस। और जहां पर x का वैल्यू क्या है हमारा a और b के बीच, यहां तक a है और ये वैल्यू b है। a और b के बीच हमारा कोई भी वैल्यू ये x है। तो यानी x का वैल्यू हमारा a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर, और ये इसके बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल, ये जो एरिया बताएगा, ये एरिया होगा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स।
ये डिपेंड करेगा x पर। ये x हमारा x का एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू a और b के बीच कोई भी वैल्यू होगा, और इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ये fx dx a to x इज ए वेरिएबल वैल्यू, यानी ये डिपेंड्स अपॉन x, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ax दैट इज फंक्शन ऑफ x, एरिया फंक्शन ऑफ x। बाद में इस फंक्शन को एरिया फंक्शन भी कहते हैं, a to x fx dx, इसी को हम कहेंगे एरिया फंक्शन। ओके, यानी एरिया फंक्शन, इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। एरिया फंक्शन क्या है ना, fx dx, fx का इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to x, where x lies between a and b, closed interval of a and b, माने a से ग्रेटर या इक्वल और b से लेस और इक्वल। अगर a के इक्वल हो जाता है तो 0, b के इक्वल हो जाता है तो ये a to b हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, टोटल ये रीजन हो जाएगा। और अगर हमारा कोई a और b के बीच कोई वैल्यू होगा तो इस एरिया से क्लियर है कि इस एरिया से कम होगा। यहाँ पर हमारा फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि fx का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, ये कर्व है y इज fx, और ये हमारा इस तरह से ये बनता है एरिया फंक्शन। ओके, अब इस एरिया फंक्शन को देखते हुए हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का 2 थ्योरम बनता है। अब हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में क्या है ना, हम लोग अभी देखे कि a to b fx dx, इसी को एरिया फंक्शन ax कहते हैं। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन को हम लोग fx कहेंगे। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम। दिस इंप्लाइज ax का डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में a डैश x में लिखेंगे, a डैश इज इक्वल टू fx। मतलब ये जो हमारा एरिया फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन fx के बराबर हो जाएगा। और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बोल रहा है, ये है कि अगर मान लिया जाए कि fx का इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। fx का इंटीग्रल अगर हमारा कैपिटल fx होता है तो a to b fx dx, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ना, इस fx एंटी डेरिवेटिव का हम लोग जो fx का एंटी डेरिवेटिव fx है, कैपिटल fx है, तो fx का इंटीग्रल वैल्यू होगा fx x इज इक्वल टू a, x का वैल्यू a से x इज इक्वल टू b, या शॉर्टकट में ये भी लिखेंगे। और पहले अपर लिमिट f b x के जगह बैठाएंगे माइनस लोअर लिमिट f a। ये हमारा सेकंड थ्योरम है, और इसी सेकंड थ्योरम का यूज करके ये हमारा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 -1 to 1 x plus 1 dx, इसका वैल्यू क्या होगा ना, पहले हम लोग x plus 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। x plus 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का x होगा, ये हमारा x plus 1 का एंटी डेरिवेटिव हो, तो इसलिए हमारा क्या होगा ना, देयरफॉर -1 to 1 x plus 1 dx क्या होगा ना, हम लोग इसी का x स्क्वायर बाय 2 प्लस x का वैल्यू हम लोग एक बार अपर लिमिट 1 बैठाएंगे x के जगह पर, दैट इज 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, और बीच में माइनस करते हुए -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस -1, और इस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा हाफ प्लस 1 माइनस हाफ, और ये माइनस प्लस 1,
दैट इज 2। ओके, इस तरह से हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। ये थ्योरम 2 का सेकंड थ्योरम का हम लोग यूज हरदम करते हुए इंटीग्रेशन करते रहेंगे। यानी पहले हम लोग इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, ओके, एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उसके बाद उसका अपर लिमिट वैल्यू पहले बैठाएंगे, माइनस लोअर लिमिट वैल्यू बैठाते हुए उसका वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे ना 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस c। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे 2 to 3 तब हम लोग 1/x dx, तो ये c लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ log x का वैल्यू 2 to 3, क्या कि log 3 माइनस log 2, क्या कि c अगर बैठाते हैं तो c प्लस c माइनस c कट जाएगा ऐसे भी, तो मेहनत नहीं करके डायरेक्ट log 3/2 आंसर हो जाएगा। अब इसको और भी शॉर्टकट हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, इससे बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सीधे इंटीग्रेशन करेंगे 4 into x³ का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस 5 into x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस 6 into x²/2 और 9 का इंटीग्रेशन 9x प्लस c लिखने का जरूरत नहीं, और ये अब लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग उसमें वैल्यू बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, ये तो 4 कैंसिल हो गया, 2 बैठाएंगे तो 2 to the power 4 दैट इज 16 माइनस 5 into 2³ दैट इज 8/3 प्लस 6 3 हो गया, 3 into 2² दैट इज 4 प्लस 9 into 2, ओके, माइनस अब 1 बैठाएंगे तो 1 का पावर 4 दैट इज 1, 5 into 5/3 into 1³ दैट इज 1 प्लस 3 into 1² प्लस 9 into 1, और इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 40/3 और इधर होगा 1 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 5/3, ओके, तो हो गया 16 प्लस 12 प्लस 18 माने हो गया 8 2 10 20 30 30 40 46 8 2 10 6 2 1 3 1 4 46 40/3 माइनस 40/3, और यहाँ पर होगा 1 प्लस 10 13 माइनस 5/3, तो हो गया इक्वल टू 46 माइनस 13 यानी हो गया 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3 यानी 33 माइनस 35/3 यानी 3 LCM 99 माइनस 35, तो ये 4 6 64/3 आंसर, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है sin 2x dx, लिमिट वैल्यू 0 to 5/4, तो सीधे sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos 2x, लेकिन x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा 0 to 45 यानी माइनस cos 2 into 45 दैट इज 2 into 45 90/2, ये हो गया 45 अपर लिमिट से, और लोअर लिमिट बैठाने से माइनस cos 0/2, तो हो जाएगा ये cos 90 तो 0 होता है और ये प्लस 1/2 दैट इज हाफ, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलरली cos 2x dx 0 to 5/2, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा और लिमिट वैल्यू 0 to 90, दैट इज π/2 बैठाएंगे तो sin 2 into π/2 दैट इज sin sin 180/2 माइनस 0 बैठाएंगे तो sin 2 into 0 दैट इज sin 0/2, तो sin 180 कितना होता है sin 180 0/2, sin 0 कितना होता है 0/2, दैट इज 0. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, x dx लिमिट वैल्यू 4 to 5, ये x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है e to the power x ही होगा 4 to 5, तो पहले अपर लिमिट x की जगह फिर लोअर लिमिट e to the power 4, दैट इज e to the power 4 कॉमन ले सकते हैं e minus 1 आंसर. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 7, 10x dx 0 to 45, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या आता है ना, log sec x 0 to 45, तो हम लोग log sec अपर लिमिट बैठाएंगे 45 माइनस log sec 0. ओके. sec 0 1 होता है और sec cos 45 1/√2, तो sec 45 √2, तो log √2 माइनस log sec 0 1 होता है यानी log 1 0, तो हो जाएगा log √2 माइनस 0, log √2 माने हाफ log 2 आंसर. ओके. ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, cos sec x का इंटीग्रेशन π/6 to π/4 क्या होगा ना, log cos sec x माइनस cot x, ये होता है लिमिट वैल्यू π/6 to π/4, तो पहले π/4 बैठाएंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा log cos sec 45 माइनस cot 45. ओके. ये हो गया log cos sec 45 माइनस, और ये वैल्यू माइनस और π/6 बैठाएंगे तो log cos sec π/6 माइनस cot π/6. ओके. तो अब है कि cos sec 45 sin 45 1/√2, तो cos sec 45 हो जाएगा √2 माइनस tan 45 1 cot 45 भी 1 होगा. ओके. माइनस log cos sec sin 30 कितना होता है π/6 माना 30 होता है, sin 30 हाफ, तो cos sec 30 2. ओके. cot 30 क्या होगा ना, tan 30 1/√3 cot 30 √3 2 माइनस √3. ओके. तो ये log ये माइनस log ये, तो इसको हम लोग √2 माइनस में है बाय 2 माइनस √3 ये लिख सकते हैं. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, 0 to 1 dx by √1 माइनस x², तो इसका तो फॉर्मूला है sin इनवर्स x होता है, sin इनवर्स x 0 to 1, तो पहले 1 बैठाएंगे sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0. sin इनवर्स 1 कितना में 1 होता है, sin का वैल्यू ना sin 91. ओके. π/2 माइनस sin 0 0 होता है, इसलिए ये π/2. ओके. ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है ना, dx by 1 plus x², ये तो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x लिमिट वैल्यू क्या से कहाँ तक 0 to 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और लिमिट वैल्यू होगा 0 to 1, तो पहले हम लोग 1 बैठेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 1 45 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है, और इसलिए आंसर होगा 5.
5/4। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट वैल्यू 2 to 3। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए यहाँ 1 स्क्वायर है तो 2a, और ये हो जाएगा log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ओके, और लिमिट वैल्यू बैठा देंगे 2 to 3। तो पहले 3 बैठाएंगे तो 1/2 log 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, 2/4 minus 1/2 log 2 minus 1 1/3। ओके, ये हो जाएगा हाफ कॉमन log 1/2 माइनस log 1/3। तो डिवाइड कर देंगे, हाफ log माइनस है, log का डेफिनेशन लगाएंगे, हाफ बाई 1/3 दैट इज हाफ log 3/2। ओके, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है ना, 0 to 5/2 cos स्क्वायर x dx। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ 0 to 90 2 cos square x that is 1 plus cos 2x whole dx। तो हाफ 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x बाय 2 लिमिट वैल्यू 0 to 90। तो पहले हम लोग 90 बैठाएंगे तो 90 प्लस sin 2 into 90 that is 180/2 माइनस 0 बैठाएंगे 0 प्लस sin 0 भी 0 होता है बाय 2, पूरा 0 हो गया। लोअर वैल्यू बैठाने से तो हो जाएगा हाफ ये π/2 प्लस sin 180 0 होता है और इसलिए π/4। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।